वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा 8th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 5 हमारे वतन का निशान जो नज़्म है वो हम पढ़ेंगे। शायर का नाम है जमीलुद्दीन आली, इसको आप ज़हन नशीन कर लें। और आज के लेक्चर में जो अहम चीज़ें हैं वो एक पहले नंबर पे तो अशार की तशरीह है और दूसरे नंबर पे मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। चूँकि ये नज़्म है तो इसलिए मुश्किल अल्फाज इसके अंदर बकसरत इस्तेमाल हुए हैं, बहुत ज़्यादा नए नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, पुरानी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना। सबसे पहली चीज़ तो आपने इनके तलफ़्फ़ुज़ को सेट करना है, इनका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए और दूसरे नंबर पर फिर उनके मानी आने चाहिए। देखें पहले नंबर पे है ज़ौ-फ़िशां। ज़ौ-फ़िशां का माना ज़ौ रोशनी को कहते हैं, रोशन मुनव्वर। लर्ज़ां डरने वाला, लरज़ने वाला, कांपने वाला। तरसां यह भी पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है, फ़ारसी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ डरा हुआ, खौफज़दा। सर निगूं, तलफ़्फ़ुज़ पे ख़ास ध्यान आपने देना है। सर निगूं, सर नीचे किए हुए, झुका हुआ, जिसका सर झुका हुआ हो कहते हैं सर निगूं। जिस तरह किसी अहम शख्सियत की वफ़ात पर या किसी सानिये के दिन जो है ना कौमी परचम को सर निगूं किया जाता है, परचम जो लहरा रहा होता है उसको नीचे कर दिया जाता है। तेग़े रवां, तेग कहते हैं तलवार को, रवां माना चलती हुई तलवार। जबीं पेशानी, माथा। मंशूर ऐलान, किसी पार्टी या जमात का जो दस्तूर होता है उसको मंशूर कहते हैं। फ़रोज़ा, एराब पे आपने ख़ास ध्यान देना है। फ़रोज़ा का माना रोशन। थर्राना, थर थर कांपना, मुहावरे में इस्तेमाल होता है, डर से कांपना। कोह दमन, कोह कहते हैं बेटा पहाड़ को और दामन कहते हैं पहाड़ के सामने जो मैदानी इलाका होता है, वादी होती है, उसको दामन कहते हैं। चूँकि ज़रूरत शेरी की वजह से वज़न दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पर जो है ना अलिफ उसको हज़फ कर दिया गया, असल में दामन है। कोह दामन, पहाड़ और वादी। अबद हमेशा। हैबत, अबद हैबत, दहशत, रोब। खमदार, खमदार का माना मुड़ा हुआ होना, टेढ़ा होना। जमशेद का मुखफ़फ़, ईरान के बादशाहों का लक़ब था जमशेद, तो उसको ज़िक्र किया, मुखफ़फ़ ज़िक्र कर दिया जम। फलक, आसमान को कहते हैं। दश्त, सहरा को कहते हैं, डेज़र्ट। और सतवत, शान व शौकत को कहते हैं। ये एराब पे भी आपने ख़ास ध्यान देना है। सतवत, बेदार, होशियार, समझदार। हिलाल, पहली रात का चाँद, उसको हिलाल कहते हैं। और 14वीं की रात की चाँद को बदर कहते हैं। ज़र्री, रोशन। तो ये मुश्किल अल्फाज हैं, आपने इनके ऊपर ध्यान करना है। और दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो पिछले टेस्ट में भी मैंने दिया था कि मुरक्कबात, ग्रामर को हमने टच करना है। तो मुरक्कबात में मैंने दिया था मुरक्कब इज़ाफ़ी, बज़्म कौनैन। अक्सर बच्चों ने गलत जवाब दिया था। तो बेटा ये बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि दो लफ्ज़ों के दरमियान का की हो तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, या पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो, या पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो तब भी वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। तेग़े रवां, मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो ये बहुत आसान है, आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की दो निशानियाँ हैं, पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो या दरमियान में का की हो। उर्दू की किताब, इसी तरह शीशे का गिलास, लकड़ी की मेज़, जैद का कमरा, अहमद का कमरा, अहमद का घर, अहमद का स्कूल। तो ये जितना भी का की आ रहे हैं वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, या पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो, तेग़े रवां, तो पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। और दूसरा बताया था मुरक्कब अत्फ़ी के दरमियान में वाव हो, जैसे ये वाव है या और हो, ये मुरक्कब अत्फ़ी की भी दो निशानियाँ हैं, दरमियान में वाव हो या और हो। चूँकि उर्दू में और होता है और फ़ारसी में वही और वाव होता है। कोह दमन, पहाड़ और वादी। वाव और दोनों एक ही चीज़ हैं। सुबह और शाम, यूँ भी कह सकते हैं सुबह और शाम, फ़ारसी में वाव इस्तेमाल होता है, सुबह और शाम। दरमियान में वाव आ जाए या और आ जाए वो मुरक्कब अत्फ़ी होता है। इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि भाई किसी चीज़ की अच्छाई बयान की जाए या किसी चीज़ की बुराई बयान की जाए। कि भाई अहमद अच्छा लड़का है, तो अहमद अच्छा, नेक बच्चा, तो ये सारी उसकी अच्छाई बयान हो रही है। गंदा बच्चा, शरारती बच्चा, ये उसकी बुराई बयान हो रही है, तब भी ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। ठंडी चाय, गर्म चाय, ठंडा पानी, गर्म पानी,
آگے بات سمجھ. تو بڑا کمرہ، چھوٹا کمرہ، تیز پنکھا، تو یہ سارے مرکب توصیفی ہیں. اس کی کوئی صفت بیان ہو رہی ہے. تیز پنکھا بھی پنکھا تیز چلتا ہے. شیشے کا گلاس سوری کا آ گیا تو وہ مرکب اضافی بن گیا. اگر درمیان میں واو آ جائے یا اور آ جائے، اردو اور سائنس اور اردو، سائنس اور میتھ، تو یہ درمیان میں اور آ جائے تو وہ مرکب عطفی ہوتا ہے. کسی چیز کی اچھائی بیان کی جائے تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. اور تعداد بیان کی جائے، نمبر آ جائیں، گنتی، 4 کتابیں، 5 پنکھے، 4 موبائل، 2 مارکر، یہ چیزیں اگر بیان کی جائیں تو یہ مرکب عددی ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. خاص طور پر یہ جو مرکبات ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی حساب سے ہم چلیں گے. کیونکہ آگے جو ہم اشعار کی تشریح میں دیکھیں گے وہاں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بھئی وہاں مرکب عطفی بھی آ رہا ہے اور مرکب اضافی بھی آ رہا ہے. تو جب اشعار کی تشریح کریں گے وہ لفظ آئیں گے تو ہم ان کی بار بار پریکٹس کریں گے. آگے ریڈنگ میں بھی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تاکہ آنے والے ٹیسٹ میں یا آگے جا کر پھر آپ یہ غلطی نہ کریں. جو کر لی ہے وہ کر لی ہے، آئندہ یہ غلطی نہ کریں. ان چیزوں کی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان کو یاد کر لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مرکزی خیال اور اشعار کی تشریح پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.